अपने एक विशेष दायरे में सीमित हो गई। और गाय का जो सामान्य कंसेप्ट था, उसमें सफ़ेद गाय भी थी, उसमें काली गाय भी थी, उसमें लाल गाय भी थी, उसमें चितकबरी गाय भी थी, पट्टेदार, वो छबकेदार। तो विशाल स्वरूप किसका हुआ? सर्वग्राह्यता किसकी हुई? साधारण की। अब ये दार्शनिक उदाहरण हो गया। नहीं समझ में, मैं एक सामान्य उदाहरण भी देता हूँ। जैसे आप लोग संयोजन पढ़ के आए हैं, पेंटिंग और पढ़े, इतना तो जानते ही है कि विषय दे दिया जाता है और उस विषय पे चित्र बनाया जाता है। अब जैसे आपको चित्र बनाने का कहा कि एक पनिहारिन का चित्र बनाओ। पनिहारिन का मतलब पानी लाने वाली। अब लोग पुराने समय को स्मृतियों में लिए हुए चलते हैं, जीते हैं, तो ज़्यादातर लोग वही गांव का पुराना कुआं और उस कुएं के पास खड़ी एक दो तीन स्त्रियां, साथ में कोई बच्चा, सिर पे मटका रखे हुए, एक मटका हाथ में, इस प्रकार के चित्र बनाते हैं। कुछ हैंडपंप के पास में महिलाओं को पानी भरते हुए बता देते हैं, कुछ नदी के पास बना देते हैं। कुल मिला के पानी लाती हुई किसी महिला का चित्र बनाते हैं। अब अगर यथार्थपरक चित्र बनाने की कोशिश किया, यानी रियलिस्टिक फॉर्म में उस चित्र को बनाने की कोशिश की, और फिर आपने चित्र को प्रदर्शित किया, तो वो रियलिस्टिक फॉर्म जो दर्शक देखने आएंगे, उसमें से 50 को तो अपनी बुआ की न शक्ल मिलेगी, 10 में उसके बुझाई की शक्ल मिलेगी, 15 को बहन की शक्ल मिलती हुई मिलेगी, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी रिजेंबल हो जाएगी। तो वो जो सामान्य पनिहारिण का जो प्रत्यय था, कॉन्सेप्ट था, वो विशेष में परिणत हो गया और उसकी सर्वग्राह्यता बाधक हो गई। यानी उसका संप्रेषण भी, संप्रेषण का मतलब होता है कि भाव का एक से दूसरे के अंदर प्रसारित होना। चित्रकार के अंदर भाव था, उसने अपने चित्र में अभिव्यक्त किया, चित्र को देखकर वही भाव दर्शक के मन में चला गया, तो ये भाव संप्रेषण है। लेकिन जब जो सामान्य विषय को आपने पनिहारिण को इस यथार्थ पर दृष्टि से इतना पारंगत चित्र बनाया कि किसी को वो अपनी बुआ लगी, किसी को वो अपनी बहन लगी, किसी को बुझाई लगी, तो वो विशेष प्रत्यय बन गया। विशेष प्रत्यय बनने से उसकी जो सर्वग्राह्यता थी वो समाप्त हो गई। अब इसी चित्र को एक लेडी के फॉर्मेशन में आप बनाओ और उसको एक शैली दे दो, जैसे अजंता की शैली है, मिनिएचर शैली है, आपकी अपनी भी कोई निज शैली हो सकती है। यानी कि उस फॉर्म को रिदमिक वे में उसको सिंप्लीफाइड कर दो, उसका सरलीकृत कर दो। अब वो चित्र बनाओगे, उस चित्र में आकर्षण तो उतना नहीं होगा, और आकर्षण और सौंदर्य व्यावसायिक चित्रों में होता है, अपने को उसकी आवश्यकता कम है, उतनी नहीं। यानी आकर्षण और भाव के अंदर दोनों में सम्यक संतुलन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप आकर्षण को, उसको यथार्थपरकता को और सौंदर्य को और सज्जा को इतना महत्वपूर्ण बना दोगे अगर, तो भाव लब्धता उसमें खत्म हो जाएगी और उसकी सर्वग्राह्यता भी बाधित हो जाएगी। जैसे ही आपने उस पनिहारिन चित्र को सिंप्लीफाइड वे के अंदर चित्रित किया, तो अब किसी को न बुआ लग रही है, न काकी लग रही है, न बहन लग रही है, न भौजाई लग रही है, एक स्त्री लग रही है जो पानी भर के आ रही है। तो सर्वग्राह्यता बढ़ गई। तो पहला फायदा तो ये हो गया कि वो अब सर्वग्राही हो गई, सब उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब ये अलग बात है, अभी तो अपन सर्वग्राह्यता पे बात कर रहे थे, अब ये अलग बात है कि उसमें आपने कलात्मक पक्षों को, कलात्मक रूप जो प्रिंसिपल्स हैं और उसके जो तत्व हैं, कुछ कला तत्व होते हैं और कुछ कला सिद्धांत होते हैं, तो कलात्मक तत्वों को आपने किस बेहतरीन ढंग से, निपुणता से, दक्षता से, पारंगतता से उसमें आपने प्रयोग लिया है, और वो उसके सौंदर्य की अभिवृद्धि कर रही है। दूसरा, उसके भाव लावण्यता को अभिव्यक्त करने के लिए आपने उसकी मुद्रा को, उसके चेहरे को, उसकी सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसको किस प्रकार लयात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। तो ये अगर आप ठीक से कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, तो वो जो पनिहारिन का चित्र है वो सर्वग्राह्यता लिए हुए
भावपरण सौंदर्यता लिए हुए एक मिठास के साथ, एक आनंद के अनुभूति के साथ में चित्रकार दर्शक के सामने प्रस्तुत होगा और दर्शक उसको देख के आह्लादित होगा। तो ये जो भाव संप्रेषण है ये एक से दूसरे में, दूसरे से 10 से 10 से 100 में, 100 से 1000 में, इस प्रकार से फैलता है। तो अकादमिक चित्रों की ये विशेषता होती है कि वह भाव और शिल्प को, दोनों को सम्यक रूप से अभिव्यक्त करता है, जिससे कला स्थायी रूप से एक आनंदपूर्ण स्थिति के साथ में समाज के पटल पर प्रभाव डालती है। तो यही अपनी कला का उद्देश्य भी है। इसीलिए व्यावसायिक कला में और अकादमिक कला के अंदर फ़र्क होता है। अगर ज़्यादा पेंटिंग के बारे में ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं अभी, तो एक हल्का सा उदाहरण है, जैसे पोर्ट्रेट बनाते हैं, व्यावसायिक चित्रकार जो पोर्ट्रेट बनाते हैं, आपने देखा होगा कि वो पहले तो ग्राफ्स बनाते हैं, चौकड़ियाँ बनाते हैं, चौकड़ियाँ बना के उसमें से जहाँ बनाने होता है बड़ा, उसमें बड़ी चौकड़ी बनाते हैं, उसके अनुपातिक ढंग से। मान लो 1 सेंटीमीटर की फ़ोटो पे चौकड़ी बनाई, चित्र का जो बना रहा है वो कैनवास का साइज़ या बोर्ड का साइज़ बड़ा है, तो उसको वो 2 गुना 5 गुना उस हिसाब से करके चौकड़ी बनाता है। फिर चौकड़ी टू चौकड़ी कैसे लाइन बढ़ रही है उसको वो आगे बढ़ाता है। तो उसमें चित्र की जो रिद्म होती है, लय होती है, वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? हाथ का फ्लो ख़त्म हो गया, आपने अपने हाथ को भी बांध लिया। अगर आपको प्राकृतिक दृश्य का चित्रण बनाना होगा तो फिर आप हाथ उस ढंग से फ्लो ही नहीं कर पाएगा, वो चौकड़ी दर चौकड़ी की अभ्यस्त हो गया तो वो आपको ज़्यादा सहयोग आगे नहीं कर पाएगा। तो ये तरीका तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन व्यावसायिक लोग करते हैं। अच्छा, यही नहीं, केवल जब वो ड्राइंग करते हैं उसके बाद में जब चित्र के ऊपर रंगों का प्रयोग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो पास की जो रंगतें होती है, फर्स्ट कोट के अंदर, सेकंड कोट, थर्ड कोट, 3 कोट में बनाते हैं। तो जैसे वो आस की रंगतें हैं वो सबको पास में लगाते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, पास में लगाते हैं। लगाने के बाद क्या करते हैं, एक बड़ा सा ब्रश लेते हैं, सूखा ड्राई ब्रश, सॉफ्ट, और उसके ऊपर यूँ चलाते हैं। चला कर वो सबको जो अलग अलग ताने थी, कलर की टोन थी, लाइट, मिडल, डार्क, डीप डार्क, वो सबको एक ब्रश के साथ में मिक्स कर देते हैं। तो एक पूरे चेहरे पर, एक पूरे चित्र के ऊपर चिकनापन, एक परत फैल जाती है। अब उसमें न तो कोई कलर की प्योरिटी दिखती है और न ही ब्रश का कोई स्ट्रोक्स दिखता है। यानी एक जैसे रबड़ का जैसे पुतला होता है, उस तरह से चिकना एक चेहरे वो परत बन जाती है। फिर उस पर दूसरे कोट के अंदर एक एक चीज़ की डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं, लाइनिंग के द्वारा, कलर्स के द्वारा। तो वो एक चिकना चुपड़ा सा पोर्ट्रेट बना के आपके सामने रख देते हैं। अब न तो उसमें कलर का जो आनंद है वो रहा, क्योंकि कलर की निजता खत्म होगी, उसकी व्यक्तिगत जो मिठास, मान लो कोई नीला रंग है उसकी अपनी मिठास है, ऑरेंज रंग है उसकी अपनी मिठास है, येलो रंग है उसकी अपनी एक खूबसूरती है। तो वो जो कलर की जो चमक थी, खूबसूरती थी, वो तो एक ड्राई ब्रश से मिक्स करने पे एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो गई, चली गई। दूसरा, कलर की प्योरिटी चलेगी। दूसरा, जो उसके चेहरे की जो चारित्रिक विशेषता थी, वो विशेषता भी खत्म हो गई। क्यों? चेहरा एक जैसा चिकनापन लिए हुआ नहीं होता है, उसके अंदर चेहरे की बोन्स के अनुसार, हड्डियों के अनुसार अप डाउन्स होते हैं। फिर उसकी स्किन है, स्किन के अपने अप डाउन्स होते हैं। उस पर जो लाइट का इफ़ेक्ट पड़ता है, वो लाइट का इफ़ेक्ट सब चेहरे पे एक जैसा नहीं पड़ता, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं बहुत तेज़। वो उस चीज़ को भी इग्नोर कर जाते हैं। सुंदर तो बना देते हैं, आकर्षक तो खूब हो जाता है, कलर का वो प्रयोग ऐसे करते हैं, फिर जो डार्क लाइनिंग लेते हैं उसका। लेकिन जो कलात्मक, जैसे आप पोर्ट्रेट बनाते हो, वो जो कलात्मक सौंदर्य है वो उसके साथ में ख़त्म हो जाता है। और अपन जो पोर्ट्रेट बनाते हैं उसमें कलर की प्योरिटी रहती है, उसमें ब्रश के स्ट्रोक्स रहते हैं, उसके अंदर जो उसका मॉडल या जो जिस व्यक्ति का चित्र बनाते हैं उसके फेस की, उसके स्किन की, उसके ऊपर पड़ रही लाइट की, एक एक चीज़ का अपन पेचेस के द्वारा उसको बनाते हैं।
और एक वैसा अगर बनाना अच्छा आता है तो वैसा एज सच एक करेक्टर निकाल के खड़ा कर देते हैं, जो आप अगर थोड़ा सा दूर रखोगे, जैसे पोर्ट्रेट और मूर्ति के अंदर ये होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सा अगर आप उसको दूर रखोगे तो वो सेम उसके जैसा दिखता है और उसकी प्योरिटी के साथ दिखता है। अब मैं बता रहा था जो पोर्ट्रेट और स्कल्पचर के बारे में, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे पोर्ट्रेट आपने बनाया तो पोर्ट्रेट कहाँ लगेगा? पोर्ट्रेट लगेगा दीवार पर, कमरे की दीवार में ही लगेगा, घर में ही लगेगा, लॉबी में ही लगेगा। तो लॉबी के अंदर या कमरे के अंदर जो जगह होती है वो बहुत छोटी है, आँख के काफ़ी नज़दीक होती है। तो हमेशा अगर लाइफ साइज़ पोर्ट्रेट बनाते हैं या लाइफ साइज़ फिगर बनाते हैं तो अमूमन उस फिगर को थोड़ा सा छोटा रखा जाता है। जैसे 9 फीट 5 फीट 11 इंच का कोई फिगर है, आप उसकी लाइफ साइज़ बना रहे हो तो पोर्ट्रेट और लाइफ में उसको 5-9 का या 5-10 का बनाते हैं, ताकि दीवार पे जब लगा हुआ हो तो वो बड़ा दिखे, बड़ा अपने आप ही दिखेगा, तो बड़े के 1-2 इंच का वो अनुभूति दे देता है। ठीक वैसे ही जब मूर्ति की जब रचना करते हैं, लाइफ साइज़ बनानी होती है, तो आपने देखा होगा मूर्ति कहाँ लगती है। मूर्ति या तो लगेगी किसी बिल्डिंग के पोर्च में, कंपाउंड में लगेगी, या किसी चौराहे पे लगेगी, या ऐसी जगह लगेगी जहाँ बहुत बड़ा खुलापन। घर में तो मूर्ति कोई लगाता नहीं है, लगेगा तो छोटा सा बस्ट लगा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो लाइफ साइज़ जो मूर्ति बनती है वो घर में नहीं लगती, मंदिर में लग जाएगी या धर्मशाला में लग जाएगी या चौराहे पर लग जाएगी या कहीं खुले में लगेगी। तो जो खुलेपन में लगती है तो उसके ऊपर जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है उसका पूरे का इफेक्ट पड़ता है और वहाँ छोटी दिखती है चीज़। तो स्कल्पचर के अंदर वो चीज़ थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं। जैसे 9 फुट अगर किसी की लाइफ में पूरी साइज़ है 5 फुट 10 इंच की है तो वहाँ 5 फुट 12 इंच की बनाती है, यानी 6 फुट का बनाती है। तो जब लगाएंगे तो वो छोटा दिखेगा। आप लोगों ने देखा होगा जैसे गली में मोटरसाइकिल खड़ी रहती है या स्कूटी खड़ी रहती है तो वो छोटी सी लगती है, शाम को जब घर के अंदर डालनी हो तो आगे पोर्च में वो बहुत बड़ी दिखाई देने लग जाती है। तो ये एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। तो जो नेचुरल इफ़ेक्ट है उसको दिखाने के लिए उस प्रयोजन को भी अपने को ध्यान में रखना होता है। तो पोर्ट्रेट्स बनाते वक्त इस प्रयोजन को भी ध्यान में रखते हैं कि उस मतलब पुतले जैसा या रबड़ के गुड्डे जैसा चेहरा ना बने। और कलर की प्योरिटी, ये सौंदर्य है कि कलर की प्योरिटी भी दिखती है और उससे स्किन का इफेक्ट भी दिखता है। यही तो कला है, उसमें तो नहीं आएगा। अगर आप कैमरा खींच कर उसको दिखाना चाहोगे तो वो कभी नहीं आएगा। तो ये कलात्मक उसमें सौंदर्य की होती है। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से जो कला का निर्माण होता है वो एक आपको आत्मिक संतुष्टि भी देता है, आनंद भी देता है और उसकी एक एकेडमिक वैल्यू भी होती है। तो जब अपन कंपोजिशन बनाएंगे या चित्र बनाएंगे तो अपना प्रयोजन ये रहना चाहिए कि हम व्यावसायिक चित्र नहीं बनाएं, हम आकर्षण और इसको वृत्तांत को बहुत गहराई से ध्यान में देते हुए चित्र न बनाएं। तो ऐसा चित्र बनाएं जिसमें भावात्मक मंथरता हो। ऐसा भी नहीं हो कि अतिब्रेक हो, जैसे कार्टून्स वगैरह व्यंग चित्रकारों में होता है। तो भावों को बहुत ही मंथर गति के साथ में, मधुरता के साथ में, उसमें कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ में इस ढंग से बनाए कि देखने वाले को उससे भावात्मक संतुष्टि प्रदान हो, आनंद प्रदान हो और उस आनंद का प्रभाव स्थायी रूप से उसमें रहे। तभी तो सार्थकता है कला बनाने की। तो ये तो था कि हमें किस रूप में, किस प्रकार से कलाकृति का निर्माण करना चाहिए। अब जो कलाकृति जब बनाते हैं, दूसरे पक्ष पे आते हैं। अब आप चित्र बनाना चाह रहे हो, जो चित्र के लिए 2 चीज़ें, चित्र क्या किसी भी कला विधा के लिए, साहित्य हो, चाहे काव्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे मूर्ति शिल्प हो या जो भी हो, उनमें 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो कलाकार और एक दर्शक। लेकिन मेरा कहने का अलग उद्देश्य है। कलाकार भी कैसा? कलाकार तो वो तभी होगा जो सामान्य जन से उसकी अनुभूति का स्तर ज़्यादा तीक्ष्ण गहरा होगा।
उसकी संवेदना का स्तर सामान्य जन से ज़्यादा